नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त हो चुका है 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। सीतापुर में कुछ ही दिनों पहले एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी, तो वहीं हरदोई में भी पत्रकार को फोन पर गोली मारने की धमकी मिली है। पूर्व प्रधान के पति ब्रजेश कुमार के कहने पर चचेरे भाई सुनील कुमार ने फोन पर पत्रकार जितेंद्र कुमार को गोली मारने की धमकी दी। अब बीते दिनों पूर्व प्रधान पर चक मार्ग पर अवैध कब्जा करना और सुलभ शौचालय को लेकर किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। अब इसी खबर को पत्रकार ने चैनल और अखबारों में भी प्रकाशित किया था। अब इसी बात की रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान के पति ब्रजेश कुमार ने अपने चचेरे भाई से फोन कराकर पत्रकार को गोली मारने की धमकी दी। बातें दिन से सुनो हमारी बात पहले। ठीक है, हम आके गोली मारूंगा, आके गोली मारूंगा, बताएगा कौन तुमको? चलो ठीक, तुम सुनो हमारी बात। जेल काटूंगा, गोली मारूंगा, वो आपसे कसम कह रहा हूँ, गोली मारूंगा तुमको। तुमने क्या किया? हमारे घर में खा रहे हो और हरिम छेल कर दे हो तुम। नहीं, तुम इतनी औकात है तो हमारे गोली मार दियो करे। औकात हमारे जेल ही कटिबो, औकात गोली मारूंगा का? चलो ठीक है, सुनो हमारी बात सुनो। तुम में औकात हो, तुमको बता रहा हूँ, तुम में औकात हो तो तुम्हारे गोली मार देना करके, ठीक है? अब तुम अस्सी गलती कर रहे हो, गोली मारे तो जेल ही कटेगा, पर का है ये तो कोई बड़ी बात होती का? चलो ठीक, तुम में इतनी बड़ी औकात है, जेल काटने की दम है तुम में, तो तुम आना, ठीक है? तुम्हारे अंदर कितनी औकात है बताओ पहले। हमारे अंदर कुछ औकात नहीं, ठीक है? तुम्हारा बहुत बड़ी औकात है तो तुम्हारे गोली मार दे वाई करे। अरे तो तुम में औकात है तो तुम गोली मार दो आकर के। गोली मारे हो तो जिंदा आईगो तो हमका दिखाई पड़ेगा। अरे तुम आ जाओ, कल आ जाओ, तुमको बता रहे हैं, कल आ जाओ ना। जेल हम कटिबो, गोली मारी जेल हम कटिबो, क्या हमका आजीवन कारावास हो कुछ हो फांसी हुई जाए, गोली तो नहीं मारेंगे हम। हमारे सारे हम अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तुम में अगर गोली की दम है तो गोली चलाओ आकर के। पत्रकार रिपोर्ट ये इसे रिपोर्ट जनता बढ़ के रिपोर्ट ना है, हम गोली मार दी वो तुम्हारे मर जाइए हो तुम, हम जेल का चिल्ली वो ठीक तो ठीक, तो तुम मत तो तुमका बता दे रहे हैं, तुम गोली मारो तो वाई करे हमारे। हाँ, विश्वास रखे, घर रखे, हमका दिखाएं। सुनिए मेरी बात, तुमको दिखा तुमको बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? तुम हमारे गोली मारना आकर के, ठीक है? तुमको औकात तो गोली मारना आकर के। तो अवैध कब्जे की खबर चलाने पर अब पत्रकार को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। फोन कॉल के माध्यम से यहां पर धमकी दी गई कि हम आपको गोली मार देंगे, और उसके बाद ये बहसबाजी भरा जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब ऐसे में हरदोई में अब एक और मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ सामने आता है, जहां पर एक बार फिर पत्रकार को जान से मार देने की धमकी मिलती है। मामला अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है, जहां पर शौचालय से जुड़ा ये मामला है, जहां पर उसकी जमीन हथियाने को लेकर ये कई हद तक मामला कनेक्ट करता है। लेकिन अवैध कब्जे की खबर चलवाने को लेकर अब यहां पर पत्रकार को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। यानी कि अगर कोई भी खबर प्रचलित की जाती है न्यूज़ चैनल पर, तो इस प्रकार से पत्रकारों को अब जान से मार देने की धमकी भरे कॉल्स यहां पर आ रहे हैं, और कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हाल फिलहाल पूर्व प्रधान पर यहां पर यह धमकी भरा कॉल करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। पत्रकार का यही साफ तौर पर कहना है कि इसी प्रकार से उन्हें पहले भी धमकाया जा चुका है, और उसके बाद अब एक बार फिर गोली मार देने की धमकी दी गई है कि अगर इसी तरीके से खबरों को प्रचलित किया जाएगा, चलवाया जाएगा, तो इसी प्रकार से उसको गोली मार दी जाएगी, जान से मार दिया जाएगा, घर से उठवा दिया जाएगा। ऐसे धमकी भरे फोन कॉल्स यहां पर पत्रकारों पर आ रहे हैं। मामला यहां पर अवैध कब्जे का था, और उसी खबर को प्रचलित करने पर यहां पर जान से मार देने की धमकी दी गई है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि पहले भी तमाम पत्रकारों को खबरें चलाने पर इसी प्रकार से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हुई एक घटना पर पत्रकार बंधु पर हमला किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसके बाद पत्रकारों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है, लेकिन अभी वो आग ठंडी नहीं हुई कि ये दूसरा मामला सामने आ गया।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस प्रकार से पहले पत्रकार को जान से मार दिया जाता है और अभी उसकी आंख ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि एक और पत्रकार बंधु को जान से मार देने की धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। आखिरकार पूरा मामला कहां से जुड़ा हुआ है और इसके तार कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, ये मामला पटियान पूर्व मजरा खंगेरिया थाना माधवगंज हरदोई का है, जिसमें जितेंद्र कुमार एक सिविल भारत के पत्रकार हैं। जी। उनके द्वारा गांव में अवैध कब्जा को लेकर कुछ न्यूज प्रकाशित की गई थी, जिसमें किसान यूनियन के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के यहाँ प्रश्न पत्र भी दिया था, जिसमें भी कई चैनलों ने खबर को प्रकाशित किया था। HNN न्यूज ने भी प्रकाशित किया था। इसी के उसमें प्रधान के चचेरे भाई के कहने पर पत्रकार को गोली मारने की धमकी दी गई है। ये बीते दिनों पहले पूर्व प्रधान चकमार में और अवैध कब्जा कर रखा था। सूरज शौचालय को लेकर किसान यूनियन ने भी इसका संबंधित अधिकारियों को पत्र पर ज्ञापन दिया गया था और इससे कल पत्रकार को फोन पे गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसको HNN ने गंभीरता से लिया था। कप्तान नीरज यादव को रात में ही व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया था। HNN की न्यूज का खबर के असर को देखते हुए तुरंत थाना माधवगंज में FIR दर्ज कर दी गई है। आगे अब क्या कार्रवाई होती है देखते हैं इसमें। लेकिन राकेश, इसके पीछे आखिरकार कौन है? किसने ये धमकी भरा कॉल करवाया? इसमें पूर्व प्रधान के पति ब्रजेश कुमार के कहने पर चचेरे भाई सुनील कुमार ने फोन पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। कसम खाते हुए जान से गोली मारने की धमकी दी, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। इस तरीके के साथ पत्रकारों के साथ अत्याचार होता है, तो इससे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बीते दिनों सीतापुर में भी एक दैनिक जागरण वरिष्ठ पत्रकार को गोली मार के दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस अभी तक जांच कर रही है और अभी उसमें जांच चल रही है। आगे देखते हैं किस तरीके से उसमें कार्रवाई की जाती है। देखिए, खबरें प्रकाशित करने पर अब पत्रकारों को भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। राकेश, एक तरफ देखा गया सीतापुर का मामला जिसका आपने अभी जिक्र किया, दूसरा मामला अब यहां से सामने आ रहा है हरदोई से। आखिरकार एक के बाद एक पत्रकारों को इस प्रकार से जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, इसके बाद इस प्रकरण को लेकर पुलिस कितनी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है? इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? इस पे अभी कल जब ये रिकॉर्डिंग और इसके वीडियोज आए थे, उसके बाद तत्काल SP नीरज यादव को सूचित किया गया था। हमारी ब्यूरो चीफ नेहा दीक्षित ने उनको वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया था। तत्काल SP नीरज यादव ने थाना को इन्फॉर्म किया। FIR रात में दर्ज हो गई थी। क्योंकि राकेश, इस वक्त पुलिस के पास सभी सबूत हैं, साफ देखने को मिल रहा है वो कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से किस प्रकार से धमकी दी जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। आखिरकार सभी सबूत होने के बावजूद पुलिस कितनी इसमें एक्टिव नजर आ रही है? सूचना मिलने के अनुसार पुलिस 2 बार घर पे जा चुकी है गांव में। जहां पे जिन्होंने गोली मारने की धमकी दी थी वो अभी चंडीगढ़ में अवेलेबल हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। पुलिस उनको बुला रही है थाने पे। तो हालांकि पुलिस अब इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और हो सकता है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। क्या यही आश्वासन पुलिस द्वारा भी दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे SP नीरज यादव इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर रहते हैं और उनके द्वारा बहुत ही तेज तर्राक SP में वो आते हैं और तत्काल इस पे आधार पे FIR हो चुकी है। आगे दंडात्मक कार्रवाई इस पे की जाएगी और हम लोग भी इस पे कप्तान साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि पत्रकार के लिए अगर ऐसा गोली मारने की धमकी दी जा रही है तो ये निंदनीय है, क्योंकि पत्रकार का काम है किसी भी जनता का सच्चाई दिखाना, आवाज उठाना। तो पत्रकार अगर आवाज उठाते हैं तो ऐसे में प्रधान दबंग होने के नाते पत्रकार को गोली मारने की धमकी देते हैं। इस तरह की घटना आगे ना आए, तो इस पे कप्तान साहब ने संज्ञान लिया है और आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको साझा करेंगे। बिल्कुल, सीतापुर में पत्रकार एकजुट हो चुके हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पत्रकारों के लिए एक नियम बनाने की मांग भी की जा रही है। क्या उसी प्रकार से हरदोई में भी कुछ इसी दृश्य को हम देख सकते हैं? क्योंकि पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा इस वक्त मामला चल रहा है, पहले सीतापुर अब हरदोई।
इसमें भी पत्रकार यूनियन के द्वारा कप्तान नीरज यादव को ज्ञापन दिया गया है, जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, अन्य अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया है कि पत्रकार की सुरक्षा को लेकर इस पे कोई नियम कानून लागू किया जाए ताकि इस तरीके की घटना ना आए, पत्रकारों की जान ना जाए। पत्रकार अगर सच्चाई दिखाते हैं तो उनको इस तरीके के कई पत्रकारों को साथ गोली मार के उनको जान से खेलना पड़ गया है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनको कोई भी सहायता प्रदान नहीं होती है। इसमें देखा जाना है अभी जो भी प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, इसमें खासतौर लिखा गया है कि उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बिल्कुल राकेश, ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सुरक्षा सबसे जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ अब दूसरी बड़ी खबर का भी रुख करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर अपने स्लीपर सेल भेज दिए हैं। अब इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, बीजेपी को कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे क्या था इसका नाम लड़के का किस? वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस पर बीजेपी अपने स्लीपर सेल छोड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो चुकी है। अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा फोड़ती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी अब पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि बीजेपी ने हमारे ऊपर स्लीपर सेल छोड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को डिफेंड कर रही है और इस बात को खुलेआम कह रही है कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा हम पर ना फोड़े। विश्व की नंबर 1 पार्टी बीजेपी है और ऐसे में हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कांग्रेस पर स्लीपर सेल छोड़े। वो अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें, उनके कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के लिए सही नहीं है तो उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम आरोप बीजेपी कांग्रेस के बीच चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है और साफ तौर पर कांग्रेस को घेरने का काम यहां पर किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस विपक्ष में बैठकर यहां पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का बीजेपी पर यह आरोप कई मायनों में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर रहा है। उत्तराखंड की राजनीति को एक नया मोड़ दिया गया है यहां पर इस राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर ने, जहां पर कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। यह बीजेपी का पलटवार कांग्रेस के लिए आया है। कांग्रेस ने जो बयान दिया अब उसी को लेकर ये बयान का पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया है। कमलेश रमन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा यह पलटवार किया गया। लेकिन कांग्रेस ने जो बयानबाजी की थी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल भेजे हैं। तो जान लेते हैं कि आखिरकार राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार की हलचल तेज है। आखिरकार कांग्रेस बीजेपी में कौन सा वार छिड़ चुका है। हमारे साथ ब्यूरो हेड अरुण सैनी भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक तस्वीरें आती हैं, वार पलटवार की तस्वीरें होती है, कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि तीखी बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इस बार मुद्दा कौन सा है? निश्चित देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से
गुजरात में जो बयान उनके सामने आए, उन्होंने गुजरात में बात कही, और गुजरात में जब उनका दौरा हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग कांग्रेस में स्लीपर सेल की तरह से काम कर रहे हैं, और कुछ भाजपा के लोग हैं जो कांग्रेस में रह करके भाजपा की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। चिन्हित करके अगर 30, 40, 50 लोगों को भी पार्टी से बाहर निकालना पड़ता है तो उसमें बिल्कुल भी संकोच करना चाहिए। वही सेम हालात उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, और अब उत्तराखंड के भी जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो गणेश घोटियाल की बातों में, फिर कांग्रेस के कई महामंत्री हों, उन्होंने भी इस तरीके के बयान दिए हैं। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल का भी एक बयान सोशल मीडिया पर है, उन्होंने भी, जिसमें वो कह रहे हैं, पहले हालांकि वो उनका राहुल गांधी के बयान से पहले का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस में रह करके भाजपा का काम कर रहे हैं, भाजपा के स्लीपर सेल की तरह से काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, और ऐसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित करना होगा, ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके, कांग्रेस जो है कभी इससे कमजोर ना हो। जिस तरीके से कई लोग कांग्रेस के अंदर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस का इसका जो बयान सामने आए, कांग्रेस के कई नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आए, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपने संगठन में झांकना चाहिए, कांग्रेस को अपने अंदर, कांग्रेस के अंदर जो लेकिन अरुण, अंदरूनी यहाँ पर कलह है, स्लीपर उसको सेल देखना के चाहिए। माध्यम से किसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी में? बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल निश्चित। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जो है लोग हैं, जो यानी कि नेता कांग्रेस के ही हैं, लेकिन वो बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर उत्तराखंड में ये तमाम आरोप लगते रहे कि कांग्रेस बी टीम बनकर के काम करती है। ऐसे में नेता एक दूसरे कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अब खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा है कि कौन स्लीपर सेल का काम कर रहा है, कौन है, लेकिन घुमा फिरा करके बातें जो है सभी नेताओं के द्वारा की जा रही है, और एक कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए, या कांग्रेस की बातों को लीक कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार की जो है बड़ाई कर रहे हैं, सरकार के कामों का बखान कर रहे हैं। इस तरीके के लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके के लोगों को चिन्हित करना होगा, और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना होगा। इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहना है कि कांग्रेस को, हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस में कई तरीके के आरोप भी लगते हैं, कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप हमेशा लगते रहे हैं, और अंदरूनी कलह कई बार कांग्रेस की खुलकर भी सामने आई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को पहले अपना आत्मंथन करना चाहिए, अपने कांग्रेस को, अपने जो उनका समूह है उसे देखना चाहिए, अपनी पार्टी को देखना चाहिए, और अंदरूनी कलह है उस पर विराम लगाना चाहिए, बजाय भाजपा पर आरोप के कि भाजपा ने अपने स्लीपर सेल कांग्रेस में छोड़ रखे हैं। भाजपा का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और वो स्लीपर सेल उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और का बयान सामने आया है राहुल गांधी का, तो उसके बाद अब ऐसे लोगों को क्या चिन्हित किया जाता है, क्योंकि बातें पहले भी उठती रही हैं। कई लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने कही, हरियाणा में चुनाव है वहां पर भी राहुल गांधी ने इस तरीके की बातें कही, उत्तराखंड में तमाम आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी के नेता ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं कि रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इस तरीके की बातें हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज चलती है, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित कब तक किया जाता है? क्या ऐसे वो कौन से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस में रह करके? उन नेताओं का नाम कब सामने आता है, कब उन्हें जनता के सामने रखा जाता है, कब उन पर कार्रवाई होती है, कब पार्टी पर उन्हें बिठाया जाता है, कब उन पर कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। लेकिन इस बयान से जो है उत्तराखंड कांग्रेस से भी इस वक्त हलचल मची हुई है, और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जाकर के कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। दत्त जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं HNN 24x7 में, और बड़े सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगी आपसे, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस में बीजेपी अपने स्लीपर सेल छोड़ रही है। आखिरकार किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है यहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, या मानसिक रूप से ये लोग दिवालिया हो गए हैं। कौन स्लीपर सेल होता है, क्या परिभाषा उसकी होती है, ये भी इन लोगों को मालूम है कि नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में तो कोई नेता सम्मिलित नहीं हो रहा है। न भारतीय जनता पार्टी किसी के यहाँ किसी को भेजती। ये काम तो जब किया होगा तो कांग्रेस के लोगों ने किया होगा। बीजेपी के यहाँ, बीजेपी में तो न ये काम होता है, न बीजेपी ऐसे काम करती है। ये इनका तो हिसाब ये हो गया है कि नाचन जाने आंगन टेढ़ा। ये पहले अपनी पार्टी को ठीक करें और पहले अपने लोगों को ठीक करें, उसके बाद किसी पर आरोप लगाएं तो तब कुछ बात बनेगी। लेकिन जिस तरीके की बातें कांग्रेस में हो रही है, देखिए कांग्रेस अब समाप्ति की कगार पर है। कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है और कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस जैसी पार्टी को समाप्त करने में लगे हैं। उसको संभालने का काम नहीं कर रहे हैं, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए 2019 में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी, तो सरकार तोड़ने का काम किसने किया? इन्होंने तो किया। 2016 में अच्छी भली हरीश रावत जी की सरकार चल रही थी। आज तक हरीश रावत जवाब नहीं दे पाए कि 2016 में सरकार क्यों गिरी थी, भाई किस लिए गिरी थी। बिल्कुल। तो आपसे कलह का कहीं हद तक आपका टारगेट है कहने का, ठीक है? बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस, ठीक है जोशी जी, अपने अंतर्द्वंद की शिकार है। कांग्रेस के नेता कंफ्यूज हैं, कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित हैं, कांग्रेस के नेताओं को किन कर्तव्य विमूढ़ है, उनको यही नहीं सूझ रहा कि करें क्या हम। और एक हार तो होती है, चलो हम मान लेते हैं, चलिए एक हार होगी, एंटी इनकम्बेंसी होती है। 2022 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, 2014 में क्यों आप 5 की 5 सीट हार गए? आपकी सरकार थी। बिल्कुल। क्या कारण थे ऐसे? इस विषय को सोचने के बजाय उल्टे आरोप लगाते हैं जिसका कोई न सिर है न जोशी जी, पैर यही है। कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका हमारे चैनल में। और बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किस तरीके से आपकी पार्टी में स्लीपर सेल छोड़ रही है, ये लेकर बहुत कंफ्यूजन बीजेपी में बना हुआ है। और बीजेपी ये कह रही है हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि हम कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल छोड़े। ये बात किसने कही कि स्लीपर सेल छोड़े? आपकी पार्टी से ही बयान आया है। मैंने सुना नहीं आपने किसका बयान दिखाया, मैं तो सीधा आपने मुझे जोड़ दिया। जोशी जी, आपकी पार्टी द्वारा ये बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल छोड़ रही है। इस प्रकार का बयान आपकी पार्टी से आया है। मेरी पार्टी में किसने जारी किया बयान? आपकी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेताओं द्वारा यह बयान जारी किया गया है जिसमें गणेश गोदियाल जी का नाम भी इसमें शामिल है। कोई नाम बताएंगी आप? मैं गणेश गोदियाल जी का नाम ले रही हूँ। कब का बयान है? ये 2 दिन पूर्व का बयान है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप ये होली मना रहे हैं अभी तक। अभी वैसे आज पर्वतीय होली है, आपको होली की मुबारकबाद। और अच्छा आपने मजाक ये किया कि भाई मथुरा दत्त जोशी जी को आप मेरे साथ ले आए, जो स्लीपर सेल के बारे में मेरे से ज्यादा वो इसके बारे में खुलासा कर सकते हैं। कमलेश रमन जी का भी मैं सुन रहा था, कमलेश रमन जी या जोश सिंह बिष्ट जी या इस तरह के। और मथुरा दत्त जोशी जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग छेड़ा 2016 की सरकार का। 2016 की सरकार को तोड़ने वाले भी अभी मथुरा दत्त जोशी जी के साथी हैं। तो खैर जोशी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, होली की शुभकामनाएं आपको। बड़ा अच्छा मजाक एचएनएन ने किया कि आपको जोड़ दिया इस मामले में, स्लीपर सेल वाले मामले में आपको जोड़ना। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि आपको जोड़ा है। तो ये स्लीपर सेल वाला जो गणेश गोदियाल जी का अगर बयान है, तो गणेश गोदियाल जी के बयान पे देखिए कितना इन्होंने होशियारी। देखिए इस बयान पर जोशी जी और धस्माना जी, इस बयान पर पलटवार भी आया है कमलेश रमन जी का, जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है। ये तो बहुत ही आनंद आ गया। अगर कमलेश, मैंने आपको कहा तो कि आपने स्लीपर सेल वाले मामले में हमारे परम मित्र मथुरा दत्त जोशी जी को जोड़ा, और पलटवार भी किससे आया? कमलेश रमन से। देखिए मथुरा दत्त जोशी जी का राजनीतिक जन्म ही कांग्रेस में हुआ, और अभी वो कांग्रेस में नहीं है, भाजपा की तरफ से वो बैटिंग कर रहे हैं। कमलेश रमन ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन का सारा बड़ा हिस्सा, अभी वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही हैं, लेकिन उनका भी पूरा राजनीतिक जीवन जितना है वो भी कांग्रेस में ही। और आपने इन दोनों लोगों का ही बयान भी ले लिया पलटवार में,
और बहस में आपने मसरत जोशी जी को बैठा दिया स्लीपर सेल वाली में, तो ये बड़ा आनंद आ गया। होली असली हमारी बन गई। कल तो हमने रंगों ठीक वाली है, ठीक होली है। खेली, लेकिन आपने ठीक है। बयानों वाली जो होली आज चलाई है पिचकारी, इसमें बिल्कुल आपने यही जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है इस वक्त धस्माना जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धस्माना जी और जोशी जी। और इसी के साथ अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। अब बात करें अगर मैदानी इलाकों की, तो लक्सर में देर रात तेज हवाएं चली और साथ ही साथ बारिश से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें देखने को मिली। किसानों का कहना है कि जब बारिश से उनकी गन्ने और गेहूं, सरसों और चने की फसल खतरे की जद पर आ जाएगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में ऊखीमठ और ज्योतिर्मठ में भी बर्फबारी देखने को मिली। आपको यह भी बता दें कि चमोली जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि बद्रीनाथ धाम और लोकपाल घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विंटर डेस्टिनेशन औली भी बर्फबारी से ढका हुआ है। तो वही बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ हाईवे और ज्योतिर्मठ औली मोटर मार्ग वाहनों के लिए बाधित हो गया है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ से मेहनत यहां पर करवाई जा रही है। देखने को मिल रहा है कि यहां पर तमाम ऐसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है जो कि यात्रियों की सुरक्षा में 24/7 मौजूद है। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।